देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। संतोष अपने गांव के बाहर की सीमेंट कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसका गांव में अपना एक घर था और कंपनी के पास ही उसकी बड़ी बहन सुषमा का घर था। संतोष का उसकी बड़ी बहन के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसलिए अक्सर वो अपने अकेले के लिए खाना नहीं बनाता था और सुषमा के घर जाके खा लेता था। सुषमा को अपने छोटे भाई से बहुत प्यार था, इसलिए वो भी उसे अक्सर रात को अपने ही घर रोक लेती थी। आज भी सुषमा ने संतोष से कहा कि वो यहीं खाना खाकर सो जाए, पर संतोष ने अब ठान लिया था कि वो अब से अपनी दीदी के घर रात को नहीं रुकेगा। वो अब जान चुका था कि उसके जीजा जी को उसका रात को यहाँ रुकना नहीं पसंद। उसने कल रात को उसकी बहन और उसके पति का झगड़ा होते हुए देख लिया था। उसके पति की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो संतोष को पसंद नहीं करता और वो अपने घर में संतोष को नहीं रहने देना चाहता। संतोष ने तय कर लिया था कि वो अब अपनी बहन के घर संसार से दूर रहेगा और अपने ही घर में रहेगा, पर अगर अचानक से ऐसा करेगा तो सुषमा समझ जाएगी कि वो सब कुछ जान चुका है। इसलिए उसने तय किया कि आज वो सोने के लिए अपने घर जाएगा और धीरे धीरे अपनी बहन सुषमा के घर आना कम कर देगा। सुषमा के लाख बार कहने पर भी संतोष ने सुषमा से कह दिया कि वो अभी अपने घर जा रहा है। तुम पागल हो क्या? इतनी रात को तुम्हें घर क्यों जाना है? चुपचाप खाकर यहीं सो जाओ। पर संतोष ने सुषमा की एक ना सुनी। सुषमा ने गांव के रास्ते के बहुत से किस्से सुने थे। वो अच्छे से जानती थी कि संतोष का ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं है। अब तक संतोष सुषमा को अपने घर में रोकने को मनाए जा रहा था। सुषमा की जिद देखते हुए संतोष ने कहा, अब तुम मुझसे बहस करना बंद कर दो और एक डब्बे में मक्के की रोटी और सब्जी भर दो। मैं सुबह गर्म करके खा लूँगा। और भला गांव यहाँ से कितना ही दूर है? आधे घंटे का ही तो रास्ता है। सुषमा ने संतोष के कहे मुताबिक एक डिब्बे में रोटी और सब्जी बांधकर संतोष को दे दी और कहा कि संभल कर जाना, साथ ही घर पहुंचते ही एक बार फोन कर देना, और खासकर कहा कि अगर पीछे से कोई आवाज दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। संतोष ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, दीदी तुम मेरी चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूं। रात के 12 बज रहे थे। संतोष को इतनी रात को अकेले जाते देख सुषमा मन ही मन में भगवान का नाम लेने लगी। कई गांवों की सड़कों पर अभी तक सरकारी लाइटें नहीं लगी थी। उन्हीं में से एक गांव संतोष का भी था, जहां लंबी लंबी सड़कों पर सिर्फ काला अंधेरा छाया हुआ था। संतोष अपने गांव के हर रास्ते से वाकिफ था, पर कभी उसने इन रास्तों को इतनी रात को कभी तक सफर नहीं किया था। संतोष अपने हाथों में डिब्बे लिए सुनसान सड़क पर चले जा रहा था। ऊपर से ठंड का मौसम चल रहा था, जिस वजह से अंधेरा और गहरा नजर आ रहा था। संतोष चुपचाप अपने कदम बढ़ाते हुए चले जा रहा था। तभी उसे उसके पीछे किसी के होने की आहट महसूस हुई। वो एक पल के लिए रुका और उसने आहट को नजरअंदाज करते हुए अपनी ही धुन में चल पड़ा। जैसे ही वो फिर थोड़ा आगे बढ़ा, उसे फिर से किसी के आहट महसूस हुई। पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। संतोष फिर रुक गया। उसने सोचा कि वो पलट कर देखे, लेकिन तभी उसे उसकी दीदी की बात याद आई, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। वो फिर उस आहट को नजरअंदाज करते हुए अपनी ही धुन में चल पड़ा। संतोष कमजोर लोगों में से नहीं था। वो इतनी सी चीजों से डर जाए। वो अब गांव आने में बस एक और छोटी सी सड़क पार करनी बाकी थी, पर कभी कभी जीवन में छोटा रास्ता बहुत लंबा लगता है। आज क्या बात है, दिन में तो कुछ ही मिनटों में घर पहुंच जाता हूं, और आज रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा है? कहते हुए संतोष चले जा रहा था। अब उसे फिर से एक और आहट महसूस हुई, पर अब बात थोड़ी अलग सी थी, क्योंकि वो आहट उसके पीछे से नहीं बल्कि उसके बाईं ओर से महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके साथ साथ
कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। संतोष के मन में डर पैदा हो चुका था। वो जानता था कि मुड़कर अपनी बाईं ओर देखे। उसकी जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाईं ओर देखने के लिए मुड़े। वो लगातार चले जा रहा था। हर कदम पर अब एक समय पर 4 कदमों की आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर पर चलते ही अब उसे फिर से किसी और के होने की आहट महसूस हुई, पर अब वो आहट उसके दाईं ओर से आ रहे थे। अब उसे 4 की जगह 6 कदमों की आवाज आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस चले जा रहा था। उसकी धड़कनें भी अब तेज हो रहे थे, साथ ही साथ डर के मारे उसे पसीना आ रहा था। संतोष ने तय किया कि अब वो पता लगाएगा कि आखिर जो उसके इर्द गिर्द चल रहा है वो है कौन। वो इतना तो जान ही चुका था कि ये कोई इंसान तो पक्का नहीं है, पर सवाल ये था कि अगर इंसान नहीं तो फिर कौन। उसने हिम्मत जुटाते हुए पहले तो अपनी दाईं ओर देखने की सोची, पर एकदम से मुंह फेर कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए वो बिना अपना मुंह घुमाए अपनी तिरछी आंखों से दाईं ओर देखा और चौंक गया। उसने तुरंत अपनी नजरें आगे की ओर कर ली। उसने पाया कि उसके दाईं ओर एक काले कपड़े में खुले बाल वाली औरत चल रही थी, जिसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। अब संतोष की धड़कन और तेज हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बाईं ओर देखे। फिर भी संतोष ने हिम्मत कर एक बार बाईं ओर देखना चाहा। वो ये बात अच्छे से जानता था कि कोई भी कदम उठाने से पहले आए हुए खतरे को एक बार अच्छे से भांप लेना चाहिए। इसलिए उसने तय किया कि वो फिर से बिना अपना सर मोड़े वही तिरछी नज़र से अपनी बाईं ओर देखेगा, और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। संतोष ने पाया कि उसके दाईं ओर और बाईं ओर एक ही जैसी दिखने वाली 2 औरतें चल रही है। अब बस उसे ये पता करना था कि ये कोई पागल औरतें हैं या कुछ और। इसलिए अब उसने तय किया कि अब वो थोड़ा नीचे की ओर देखेगा। वो जान गया था कि अगर वो इंसान है तो उनके पैर ज़रूर होंगे, तभी तो उनके कदमों की आहट सुनाई पड़ रही है। धीरे धीरे चलते हुए जैसे ही उसने नीचे देखा, वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। दाईं ओर और बाईं ओर वाली दोनों औरतों के पैर उल्टी तरफ मुड़े हुए थे। अब तो वो अच्छे से जान गया था कि बाईं ओर वाली औरत और दाईं ओर वाली औरत एक जैसी हैं, और ये कोई पागल औरतें नहीं बल्कि 2 चुड़ैलें हैं। अब क्या किया जाए, इतना सोचते ही उसके कान में एक बार फिर से आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? हमें भी अपने साथ ले चलो। उसने जाना कि बाईं ओर वाली औरत उससे पूछ रही है। संतोष ने कोई जवाब नहीं दिया और वो लगातार चलता रहा। तुम हमें नहीं ले जाओगे? अब फिर से उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। अब वो आवाज़ दाईं ओर से आ रही थी। संतोष के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो जानता था कि अब वो बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। एक चुड़ैल से तो बचना मुमकिन नहीं, ऊपर से उसके पल्ले में 2 चुड़ैलें पड़ी हैं। लगता है ये उसका खून पीकर ही मानेगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए तभी संतोष ने आगे दाईं ओर वाली चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। संतोष वहीं रुक गया और 2 कदम पीछे हट गया। अब दोनों चुड़ैल उसके आगे खड़ी थी। संतोष ने उनकी भयानक आंखें पहली बार देखी, जो उसे लगातार घूरे जा रही थी। वो आगे कुछ करती उससे पहले ही संतोष ने कहा, मैं अभी अपनी दीदी के घर से आ रहा हूँ। उसने इस डब्बे में मुझे चिकन का मांस बना कर दिया है। क्या तुम मेरे साथ मांस खाना चाहोगी? दोनों ने एक दूसरे के सामने देखकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए संतोष के डिब्बे की ओर देखते रहे। तभी संतोष ने कहा, चलो वहाँ नाला है, वहाँ बैठकर खाते हैं। दोनों ही चुड़ैलें उसके साथ चलने लगी। जैसे ही नाला पास आया, उसने दोनों चुड़ैलों से कहा, लो इसे खोलो और खाओ। जैसे ही दोनों चुड़ैलों का ध्यान डिब्बे की ओर गया, वैसे ही संतोष अपना सारा दम लगाकर वहां से भागा। उसे भागता देख दोनों चुड़ैलें उसके पीछे भागने लगी। संतोष बिना पीछे मुड़े भागे जा रहा था।
और वो सीधे अपने घर जाकर ही रुका। उस दिन के बाद से वो रात को कभी भी उस सड़क पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज मेरी बाइक खराब हो जाने के कारण मैं पैदल ही ऑफिस आया था। हाईवे से जाने में ज़्यादा देर हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ता चुना। रास्ते में एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना और डरावना कब्रिस्तान था। लोग कहते हैं वहाँ भूत प्रेत का साया रहता है। मैंने सोचा वो तो बेचारे खुद मर चुके हैं, वो दूसरों को क्या ही नुकसान पहुँचाएंगे। और यही सोचकर मैं कब्रिस्तान के रास्ते अपने फ्लैट की ओर जाने लगा। मुझे ऑफिस से आते आते थोड़ी शाम हो गई। अब मैं चलते चलते कब्रिस्तान की ओर पहुंच गया। कब्रिस्तान के थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक पेड़ों का झुंड दिखाई देने लगा, जिसमें बहुत सारे चमगादड़ थे। वो चमगादड़ मुझे देखकर मेरी ओर आगे पीछे घूमने लगे। मैं ये सब देखकर दंग रह गया और मेरे हाथ अचानक से कांपने लगे और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे कुछ समय के लिए लगा कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, भगवान ही मुझे बचाए। और यही कहकर मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक मेरा शर्ट कोई पकड़ा और मेरी शर्ट जोर से खींचने लगा। मेरी तो जान ही सूख गई। मैं काफ़ी डर गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा दिल जोरों से कांपने लगा। मेरे पीछे एक बच्ची खड़ी थी, एक 7-8 साल की बच्ची, जिसने मेरा शर्ट जोर से पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो क्या चाहती थी मैं समझ नहीं पा रहा था, मगर वो मेरा शर्ट छोड़ नहीं रही थी। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे अपना शर्ट छुड़ाकर वहाँ से भाग जाऊँ। मैं जैसे तैसे वहीं पर खड़ा रहा और उस बच्ची की आंखों में देखता रहा। वो बच्ची अभी भी डरावनी मुस्कान दिए जा रही थी। उसके बाद मुझे थोड़ा होश आया। मैंने तुरंत वहाँ से दौड़ लगाई और सीधे अपने फ्लैट पर जाकर ही रुका। मगर उस दिन वो सब मेरे साथ क्या हुआ ये आज तक मुझे समझ नहीं आया, और वो बच्ची कौन थी ये भी मैं नहीं जानता। मगर वो एहसास रूह कंपाने वाला था, और उस दिन के बाद से मैंने वो कब्रिस्तान वाला रास्ता कभी नहीं चुना। और अब मैं भूत प्रेत पर पूरा यकीन करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।